Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल EduCS Physics। आज हम ब्लॉक थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ब्लॉक थ्योरम क्या है और ये क्यों दी गई थी। ये टॉपिक MSc, BSc और नेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो देखिए, आज हम ब्लॉक थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखना ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप अब हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ब्लॉक थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक लैटिक है। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास लैटिक में कुछ न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव आयन है। ये हमारे पास एक मेटल है, मेटल की ये क्या है, न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिव आयन आ गए। अब सपोज करो इसमें अब कोई मेटल है तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जो लैटिस है इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें मूव करेंगे तो दो पॉजिटिव आयंस के बीच में जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, हाई। तो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, हाई। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन या इस पॉजिटिव आयन से इस पॉजिटिव आयन के बीच में आता है तो जो पोटेंशियल है वो कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इस बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इसका पोटेंशियल हाई, और जब ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के पास इस आयन के पास आएगा तो भी हाई। ऐसे ये बार बार, और जब पॉजिटिव आयन के पास में होता है तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है। पोटेंशियल कैसा हो जाता है, कम। तो इसका मतलब ये कम ज़्यादा होता रहता है। कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये यहाँ पर है, पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा और ये एक्स है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो देखिए, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। मतलब ये हर बार ऐसे रिपीट होता है, मतलब हर पीरियड के बाद में एक रिपीटेशन शो करता है। तो इसको बोला जाता है पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं, पीरियोडिक पोटेंशियल बोला जाता है इसको। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये 3 डायमेंशनल में मूव करेगा। तो 3 डायमेंशनल के लिए हम इसमें एक वेक्टर काम में आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेक्टर, और इसको हम T वेक्टर से शो करते हैं। जब ये मूव करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो मूव करने पर जो इसके सदिश है, वेक्टर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वेक्टर बोला जाता है। कि कोई हमारे पास लैटिस है, उसमें जो ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर वेक्टर क्या आएगा, T वेक्टर आ जाएगा। तो उसके लिए जो पीरियोडिक पोटेंशियल होगा, जब ये, तो उस क्रिस्टल में जो पीरियोडिक पोटेंशियल होगा, पीरियोडिक पोटेंशियल वो कितना होगा, V ये R वेक्टर प्लस T वेक्टर किसके इक्वल होगा, VR वेक्टर के इक्वल होगा। यहाँ पर T क्या चीज़ है, ट्रांसफर वेक्टर है, और R क्या है, पोजीशन को शो कर रहा है। R 3 डायमेंशनल है, ये X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन, Z डायरेक्शन किसी में भी जा सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए,
सपोज कीजिए ये x है, ये y है और ये z है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में जाता है तो r की जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। y में जाता है तो r की जगह y, और z में जाता है तो r की जगह z आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलता है तो ब्लॉक ने, जिसको हम ब्लोच भी बोलते हैं, इसका 2-3 नाम, ब्लॉक बोल दो, ब्लॉक बोल दो या ब्लोच बोल दो, तो हम यहाँ पर ब्लॉक, मैं इसको ब्लॉक बोलता हूँ, आप ब्लोच, ब्लॉक कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर x डायरेक्शन में जाएगा तो ये x हो जाएगा, y में जाएगा तो ये दोनों y, और z में जाएंगे तो ये दोनों z हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो ब्लॉक की जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लॉक, फॉर ऑल द लैटिस ट्रांसफर वेक्टर t, अभी मैंने बताया था आपको लैटिस ट्रांसफर वेक्टर कितना है, t है। वैल्यूज ऑफ ए ब्रेवियस लैटिस, द आइगन फंक्शन psi ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइंग द क्रिस्टल पीरियोडिक पोटेंशियल v r वेक्टर प्लस t वेक्टर इज इक्वल टू v r वेक्टर is a plane wave and a Bravais lattice can be expressed as the product of the function of periodicity। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ब्रेवियस लैटिस है जिसमें तो लैटिस ट्रांसफर कांस्टेंट टी वेक्टर है, इसके जो वैल्यू है उनके लिए जो क्रिस्टल पीरियोडिक पोटेंशियल है वो कितना होगा, वी आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर, मतलब ये इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो ब्लॉक थ्योरम होगी तो वी आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, वी आर वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो उसको ये सेटिस्फाई करेगा। और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन के जो आइगन फंक्शन है, किसका, सिंगल इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन एक प्लेन वेव और ब्रेवियस लैटिस के जो फ्रीक्वेंसी फंक्शन है उसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में शो किया जाता है, कुछ इस तरह से। तो देखिए, इडिस्ट यू के आर वेक्टर इज इक्वल्स टू यू के, सॉरी, साई के आर वेक्टर इज इक्वल्स टू यू के आर वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर आर वेक्टर। तो यहां पर जो साई के आर वेक्टर है इसको बोलते हैं ब्लॉक वेव बोला जाता है। ये बात याद रखना कि जो ब्लॉक वेव या जो ब्लॉक फंक्शन है वो पीरियोडिक नहीं होता, खुद पीरियोडिक नहीं होता, ये बात याद रखना। और यहाँ पर u के आर वेक्टर है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, और e है वो आइलर्स नंबर है, और आयोटा है इमेजिनरी, k है मोमेंटम वेक्टर, और r क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है, r तो है पोजीशन और k क्या है, मोमेंटम वेक्टर है। देखिए, here k expresses that u k r vector depend on the wave vector k vector and it is periodic function। क्लियर है, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो अब देखिए आगे, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, u के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इज इक्वल टू यू के आर वेक्टर। तो यहां पर r क्या है, पोजीशन है, और t क्या है, ट्रांसफर वेक्टर है। लैटिस का जो ट्रांसफर वेक्टर उसको शो किया गया है। अब देखिए, जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ये वाली, इसमें हम r की जगह पर क्या रख दें, r वेक्टर प्लस t वेक्टर। तो ये क्या बनेगा, साई r वेक्टर प्लस t वेक्टर इज इक्वल टू यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर और e टू द पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। अब देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो इक्वेशन सेकंड है इससे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जो ये u के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, u के आर वेक्टर। क्लियर है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे और बाकी एज इट इज रह जाएगा। और ये टर्म्स है तो इसको कुछ इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा के वेक्टर आर वेक्टर और e टू द पावर आयोटा के वेक्टर टी वेक्टर। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये जो टर्म है ये वाली,
ध्यान से देखिए इसको, ये किसके इक्वल है? इक्वेशन 1 में जो हमने लिखा था ये वाला, यहाँ पर साई के आर वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसकी पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे? साई के आर वेक्टर, और बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो ये देखिए साई आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए टू द पावर आयोटा के वेक्टर टी वेक्टर प्लस और इनटू साई के आर वेक्टर। ये है इक्वेशन 3। तो देखिए हमारी जो ब्लॉक थ्योरम है वो उसकी इक्वेशन तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ही है। ब्लॉक थ्योरम की जो इक्वेशन है तो फर्स्ट वाली है, बट जो ब्लॉक थ्योरम की अल्टरनेटिव इक्वेशन है इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर द ब्लॉक थ्योरम इज आल्सो एक्सप्रेस्ड फ्रॉम इक्वेशन 3। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 3 दैट ए टू द पावर आयोटा के वेक्टर टी वेक्टर इज ए फेज वेक्टर। यहाँ पर ए टू द पावर आयोटा के वेक्टर टी वेक्टर क्या है? फेज वेक्टर होता है। अब करते हैं इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ देखते हैं। हमारे पास ए सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो 1 डायमेंशनल लैटिस में है, और जिसका जो मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लैटिस वो कितना होगा? स्मॉल m, और जो इसकी टोटल एनर्जी है उसको मान लेते हैं हम कैपिटल E। तो देखिए कंसीडरिंग द स्पीड ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ए डायमेंशनल लैटिस, यहाँ पर हो जाएगा 1 डायमेंशनल लैटिस where the mass of the electron in the lattice is m and the total energy is E. So the speed can be expressed by the following Schrödinger equation। जो इसकी स्पीड है उसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी है 1 डायमेंशनल के लिए, d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस vx साई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 4 है। हमने पहले भी श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर कॉर्नर में आई वाला जो बटन है वहां पर क्लिक करके इसको देख सकते हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हमें पता है कि जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम यहाँ पर एनर्जी को कांस्टेंट रख करके इसके जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसके हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे, और हम मान लेते हैं उसको psi1x एंड psi2x मान लेते हैं। देखिए आगे, सिंस इक्वेशन 4 इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फिक्स्ड एनर्जी E, इट विल हैव 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन psi1x एंड psi2x। अभी तो मैंने बताया था कि इसकी ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसकी एनर्जी कैसी है? फिक्स है। तो इसके 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, हम क्या मान लेते हैं? psi1x एंड psi2x। हैंस इसके जो जनरल सॉल्यूशन होगा, हैंस द जनरल सॉल्यूशन psi x इज इक्वल्स टू a psi1x प्लस b psi2x। इसको हम इक्वेशन 5 से शो कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो a एंड b है वो कांस्टेंट है, तो हम इसकी वैल्यू फाउंड कर सकते हैं। देखिए वेयर a एंड b आर 2 अननोन कॉन्स्टेंट्स वूज वैल्यू टू बी फाउंड, जिसकी हमें वैल्यू फाउंड करनी है। सिंस vx पोटेंशियल फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, जो vx जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। एडिस्ट अब पीरियोडिक है, इसका मतलब वो रिपीट होगा, हर बार रिपीट होगा। तो vx किसके इक्वल हो जाएगा? vx प्लस एन ए के। अब देखिए यहाँ पर a क्या चीज़ है? लेटिस कांस्टेंट है। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था इसमें समझ लेते हैं। देखिए ये हमने पहले डायग्राम बनाया था, इसमें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कितना दे देते हैं? a। और सपोज कीजिए इसमें कुल nth आयन है। कितने हैं? nth आयन है। तो ये a, ये भी a, ये भी a, और टोटल कितने इसमें? n। तो जब इसकी पूरी लेंथ देखेंगे तो पूरी लेंथ कितनी होगी? a प्लस a प्लस a प्लस, तो टोटल हो जाएगी n a। इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? n a हो जाएगी। तो अगर केवल 2
आयंस के बीच की लेंथ है वो कितनी मानी हमने, a, और इसको हम बोलते हैं लैटिस कांस्टेंट। क्लियर है? यहाँ पर b क्या चीज, a क्या चीज है, लैटिस कांस्टेंट है, और n क्या है, इंटीजर है। क्लियर है? तो अब टोटल x तो क्या है हमारा पोजीशन, और na क्या किसको बता रहा है, उस पूरी लैटिस की लेंथ को बता रहा है, जिसको हमने पहले ट्रांसफर वेक्टर बोला था। तो Vx इज इक्वल्स टू, ये 1 डायमेंशनल के लिए देख रहे हैं हम, अगर 3 डायमेंशनल के होता तो यहां पर आ जाता r, वेयर a इज ए लैटिस कांस्टेंट एंड n इज इंटीजर। Hence not only psi1x and psi2x but also psi1x plus na and psi2x plus na will satisfy equation 4। अभी तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन थी, उसको ना केवल psi1x और psi2x सेटिस्फाई करता है, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कैसा है, पीरियोडिक है, क्योंकि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में जो Vx लिया है, Vx किसको बता रहा है, पोटेंशियल को बता रहा है। और ये अगर ब्लॉक थ्योरम है, तो ब्लॉक थ्योरम में है तो इसका मतलब है जो psi1x है उसकी जगह हम psi1x प्लस na भी लिख सकते हैं, और psi2x है तो उसकी जगह हम psi2x प्लस na लिख सकते हैं। तो जो इक्वेशन 4 हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन ये भी होगा, psi1x प्लस na किसके इक्वल होगा, अल्फा 1 psi1x प्लस अल्फा 2 psi2x, और जो सेकंड होगा psi2x प्लस na इज इक्वल टू बीटा 1 psi1x प्लस बीटा 2 psi2x। इसको हम इक्वेशन 6 एंड 7 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2 आर अननोन कांस्टेंट है। सिंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। अब देखिए, जो इक्वेशन 4 है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से, ये देखिए जैसे हमने साई एक्स के लिए लिखा था वैसे ही साई एक्स प्लस एन ए के लिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखिए साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल्स टू ए साई 1 एक्स प्लस एन ए प्लस बी साई 2 एक्स प्लस एन ए। क्लियर है? हमने इनका सॉल्यूशन लिखा है जनरल सॉल्यूशन, जैसे हमने पहले लिखा था। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए यहां पर हमारी जो इक्वेशन है 6 एंड 7, इनकी जो वैल्यूज है ये वाली, ये हम यहां पर और यहां पर पुट करने वाले हैं। साई 1 एक्स प्लस एन ए की वैल्यू ये वाली यहां पर पुट करेंगे और साई 2 एक्स प्लस एन ए की ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल्स टू ए अल्फा 1 साई 1 एक्स प्लस अल्फा 2 साई 2 एक्स प्लस बी बीटा 1 साई 1 एक्स प्लस बीटा 2 साई 2 एक्स। अब देखिए यहाँ पर साई 1 एक्स और इसमें भी साई 1 एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है। a1 अल्फा 1 और ये भी साई 1 के है तो b a अल्फा 1 प्लस b बीटा 1 साई 1 एक्स प्लस a अल्फा 2 प्लस b बीटा 2 साई 2 एक्स। अब देखिए जो a है वो भी a और b कांस्टेंट है, अल्फा और बीटा अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इनको एक नया कांस्टेंट दे देते हैं। सिंस a and b are constant they are selected in such a way that a alpha 1 plus b बीटा 1, मतलब इसको हम क्या नाम दे देते हैं, लैम्डा a, और जो सेकंड टर्म है ये इसको हम नाम दे देते हैं लैम्डा b। तो यहां पर इनकी जगह पर, इसकी जगह पर तो क्या रखेंगे, लैम्डा a, और इसकी जगह पर क्या रखेंगे, लैम्डा b। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगी, और दोनों में लैम्डा कॉमन है तो लैम्डा को बाहर ले लेंगे। अब देखिए इक्वेशन 5 की, इसको देखिए इक्वेशन 5 है ध्यान से, तो यहां पर मैंने वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, इक्वेशन 5 के। देखिए एक बार इक्वेशन 5 को दिखा देता हूं मैं आपको, ये रही, यह है इक्वेशन 5। तो हम
इसकी जगह क्या रख सकते हैं, साई एक्स रख सकते हैं। तो ये हम वापस आ जाते हैं, साई एक्स प्लस एन ए इजिकल्स टू लैम्डा, साई एक्स रख दिया इसकी जगह पर, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 5। नाउ इक्वेशन 8, अब देखिए इक्वेशन 8 है, इसमें लैम्डा ए को इधर भेज देते हैं और ए को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, अल्फा 1 माइनस लैम्डा ए प्लस बी बीटा 1 इजिकल्स टू 0। और जो इक्वेशन 9 है, इसमें बी लैम्डा बी को इधर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे इसको, तो यहां से b को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आएगा, a अल्फा 2 प्लस b बीटा 2 बराबर लैम्डा b, और इसको इधर भेजेंगे तो यहां पर b को कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा a अल्फा 2 प्लस बीटा 2 माइनस लैम्डा b इज इक्वल्स टू 0। अब ये सब जो इक्वेशन 11 और 12 है, इसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए ये रही हमारी मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इक्वेशन 11 एंड 12, लैम्डा 1 अल्फा 1 माइनस लैम्डा बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 माइनस लैम्डा, और ये हो गया ए बी। अब देखिए कि जो हमारी इक्वेशन 5 है, उसकी जो फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन 13 है, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। जो हमारी इक्वेशन 5 है, उसके फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन 13 है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सॉरी इक्वेशन 13 की जो डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। फॉर द फाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 13 मस्ट बी 0। देयरफॉर अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 लैम्डा प्लस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, वी अज्यूम दैट अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 को क्या मान लेते हैं, 1। तो ये हो गया 1। अब यहां पर हम इस की जगह क्या रख दें, 1 रख दें, ये आ गया 1 आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 लैम्डा प्लस 1। अब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो मान लेते हैं हम लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ये एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। इसके जो सॉल्यूशन है उसको हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन कितना है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और लैम्डा 1 लैम्डा 2 का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब आगे देखिए, हेंस इक्वेशन 16 shows that लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर इनवर्स। ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, ये कैसे है, इनवर्स है। सिंस आइगन फंक्शन मस्ट बी द वेव फॉर्म ऑफ साई, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 कैन बी टेकन एज फॉलो। तो हम जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो किस तरह से ले सकते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा के ए एन, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आयोटा के ए एन। क्लियर इतनी बात। अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 10। अभी जो हमने इक्वेशन 10 पढ़ी थी उसमें हम लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। तो इसको जो शॉर्ट, इसके जो जनरल फॉर्म है उसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू ए टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के ए एन। ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। तो हम लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 10 में रखेंगे। एक बार इक्वेशन 10 देखिए, ये देखिए हमारी इक्वेशन 10, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 10, ये लैम्डा की जो वैल्यू है ये इसमें रख देंगे। तो साई एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के ए एन साई एक्स। अब देखिए, ये है 1 डायमेंशनल के लिए आई है हमारे पास। जो ब्लॉक थ्योरम है उसकी इक्वेशन किस में है, 1 डायमेंशनल के लिए। तो अब हमें
3 डायमेंशनल के लिए जो लैटिस है सॉरी, उसके लिए जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके आइगन फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। Thus the eigen function of a single electron can be written for a 3 dimensional lattice। अब जो 3 डायमेंशनल के लिए वो साई आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के टी साई आर वेक्टर टी। तो ये जो इक्वेशन है इसी को ही बोला जाता है ब्लॉक थ्योरम। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आर क्या है, पोजीशन है। अगर 1 डायमेंशन मतलब एक्स डायरेक्शन में है तो आर की जगह एक्स, वाई में है तो आर की जगह वाई, और जेड में है तो आर की जगह जेड। तो यहाँ पर देखिए 1 डायमेंशनल में मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो। और जो टी है वो ये ट्रांसफर सदिश है, ट्रांसफर वेक्टर मतलब पूरे लैटिस के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 डायमेंशनल के लिए लिया, केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके लिए हमने मान लिया एन ए मान लिया है। क्लियर है। अगर ये वाई डायरेक्शन में जाता तो हम मान लेते एन बी, अगर जेड में जाता तो इसको मान लेते एन सी। क्लियर है मेरी बात। तो ये थी हमारी ब्लॉक थ्योरम। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।